Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ डेंटल हाइजीन और हेल्थ के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जिसके बारे में आपकी आगाही बहुत ज़रूरी है। बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है हमारी डेंटिस्ट डॉक्टर शानजर भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप वायरल हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, तो मैं आज डेंटल हाइजीन और साथ न्यूट्रिशन की आपसे बहुत ज़्यादा बात करूँगी। जी ज़रूर। तो मुझे बताइए, ज़्यादातर लोग किन मसाइल के साथ आपके पास आते हैं? अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आते हैं सबसे पहले तो कि दांतों में दर्द है हमारी ना, दर्द प्लस उसके अलावा कि मुंह से खून आता है, ठीक है, एंड देन कैंसर इज़ रियली कॉमन। ओरल कैंसर, मुंह में जो कैंसर है वो बहुत कॉमन है बिकॉज यू नो कि आजकल स्मोकिंग प्लस इस तरह के जो वेप है यूथ के अंदर ये जो चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस हो गई हैं, इसकी वजह से दीज ऑल कंटेन्स ये जो आपके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं बट दे आर ओवरलुक्ड वेरी इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अर्ली सिम्टम क्या है कैंसर का कि आपकी ज़बान के ऊपर अल्सर बनना शुरू हो जाए, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स टू रीअकर वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार होना शुरू हो जाए। लेकिन लोग समझते हैं कि नॉर्मल छाला बन गया है, अल्सर बन गया है, एसिडिटी हो गई है, खुद ही इसको ट्रीट कर लीजिए, दिखाते नहीं है। डेंटिस्ट के पास जाना लोग समझते नहीं है इतना ईजी, तो इसकी वजह से निगलेक्ट होता है। एंड देन जब लोग आते हैं, वन स्टडी शोज़ के पाकिस्तान के अंदर जो लोग कैंसर वाले ओरल कैंसर के पेशेंट्स आते हैं ना, वो T3 T4 एक स्टेजिंग होती है कैंसर की, फाइनल स्टेज, उस पे आते हैं डेंटिस्ट के पास या सर्जन्स के पास। तो उस वक्त कोई ख़ास ट्रीटमेंट ऑप्शन रहती नहीं है अदर देन बीइंग सपोर्टिव या पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं उसको, कि आप बस उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें एंड देन मोस्टली उसका कोई ख़ास अच्छा नहीं होता ट्रीटमेंट। तो इसमें अर्ली प्रिवेंटिव डायग्नोसिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, प्लस ज़ाहिर है आपके फ्रीक्वेंट विजिट्स होने चाहिए डेंटिस्ट, रेगुलर चेकअप, तो इसकी वजह से आप बच सकते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो हाईलाइट किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये आपने सिगरेट का जिक्र किया, वेप्स वगैरह का जिक्र किया। एक तो ये बहुत मिथ हमारे यहाँ है कि जी ये कि वेप जो है ना एंड शीशा जो है ना ये सेफ है, हालांकि ज़्यादा नुकसानदेह एज कम्पेयर टू सिगरेट। सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी बड़ी खौफनाक सी तस्वीरें बनी होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो नहीं होगा, ये तो पता नहीं किन लोगों को होता है, हमें तो नहीं होता। हमारे तो अब्बा जान जो इतने अरसे से पीते रहे तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, दादा को भी इतने अरसे से पीते रहे उन्हें भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी क्या होना है। सो ये एक मिथ के बारे में भी बताइएगा कि ये कितना फ्रीक्वेंट है, कि कितने लोगों को ये मसला जो है हो सकता है और क्या इसका कोई जेनेटिक लिंक भी है? अच्छा, ये आपने अच्छी बात की है कि ये ऐसी चीज़ है कि मतलब कि हमारे सामने होती है। मतलब फॉर एग्जांपल डब्बी के ऊपर एक सिगरेट बॉक्स के ऊपर वो पिक्चर बनी हुई है बट पीपल जस्ट ओवरलुक इट बिकॉज इट्स एन एडिक्शन या वो जो भी है। इसमें जो स्टैट्स है ना पाकिस्तान में, वैसे वर्ल्ड वाइड जो है WHO सेज के जो ओरोफेरिंग्स का, गले का और मुंह का कैंसर है वो नंबर 7 पे आता है पूरे कैंसर्स में, लेकिन पाकिस्तान में इट इज़ द नंबर 2 ओरोफेरिंग्स का। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्मोकिंग एंड पान छालिया कराची में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये कैंसर, आपका ओरल कैंसर जो है तो इसकी जो आपने जैसे मिथ की बात की है, लोग समझते हैं कि मतलब कि ठीक है आप सिगरेट पीते हैं कुछ नहीं हो रहा, हमें सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, बट व्हेन दे रीच एन एज 40-50s में जाके तब सिम्टम आना शुरू होते हैं एंड देन इट्स वेरी लेट कि आप उन सिम्टम्स को ट्रीट करें। तो एक मेरे ख्याल में तो एक हेल्दी लाइफ के लिए या हेल्दी आपका जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक तो लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, ऐसे हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करें जिसकी वजह से मतलब कि आप इन ये जो आपकी डिजीज़ेज़ हैं, कैंसर्स हैं, इनसे बचे रहें। एंड ये जो बार बार डॉक्टर के पास जाना है, ये तब नहीं जाना होता कि सिर्फ जब दर्द हो रही है या कोई सिम्टम हुआ है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन स्टेट्स के एवरी 6 मंथ आपका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि द पेशेंट उनको समझ नहीं आती या उनको नज़र नहीं आता कि हमारे मुंह में कोई ऐसी चीज़ है, हम तो नॉर्मली इसको ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन जब वो डेंटिस्ट चेक करता है, डॉक्टर चेक करता है, तो वो दे कैन, या एक्सरे होता है, एक्सरे में होता है, क्योंकि कुछ ट्यूमर्स, कुछ जो आपके कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर्स, वो पेनलेस होते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी जॉ बोन के अंदर ग्रो करते रहते हैं। अच्छा। एंड वो सिर्फ एक्सरे में ही एक्सीडेंटल फाइंडिंग के तौर पे फाइंड होते हैं। अच्छा।
इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे फादर के साथ एक ये इंसिडेंट हुआ हुआ है बैक इन 2007-8 वी वर इन मुल्तान, और वहाँ पे उनके अपर इधर दांतों वाले एरिया में मैक्सिलरी जॉ में एक सिस्ट थी और काफ़ी टाइम से सिस्ट थी। इट वाज रियली मतलब पेन लेस और सारा कुछ था, हाँ बिनाइन थी। तो ही वेंट फॉर अ नॉर्मल चेकअप, उन्होंने एक्सरे करवाया तो उस एक्सरे के ऊपर वो एक फाइंडिंग थी एक्सीडेंटल। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बड़ी सिस्ट है, आपके 3-4 दांत निकलेंगे। उसकी सर्जरी हुई एंड देन उसके ऊपर जो इम्प्लांट सारा कुछ हुआ। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि काफ़ी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ऐसी हैं कि जो कि मतलब दे माइट बी देयर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो डॉक्टर के पास विजिट है, इसको अवॉइड करने की एक बहुत बड़ी वजह शायद कॉस्ट है कि लोग ये समझते हैं, और दूसरा ज़रूरत वो समझते हैं कि नहीं है। दांत जो है अगर ठीक है तो कोई मसला नहीं है। छोटे छोटे मसाइल कौन से ऐसे दांतों के हैं कि, और हाइजीन की जब हम बात करें, एक तो ये हो गया कि आपने इस तरह की तंबाकू पान छा लिया, गलत आदत जिसमें सिगरेट नोशी और इससे जुड़े हुए तमाम ये चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना है। क्या ये अवॉइड करने से कैंसर से जो है वो हम बच सकेंगे, या फिर भी हम एट थ्रेट रहते हैं, कुछ ना कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं? अच्छा नहीं, बिल्कुल आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो कैंसर से 100% आप, नॉट 100% बट मेजॉरिटी आप जो है उससे रिस्क से बाहर हो जाते हैं। बट स्टिल कुछ जेनेटिक लिंक है ज़रूर इसका, कैंसर का। बट आई वुड स्टिल से कि आप ये जो ज़ाहिर ऑफ कोर्स इस तरह की बैड हैबिट्स हैं उनको क्विट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि आप इस तरह के कैंसर की तरफ जाएं। एंड सेकेंडली आपने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मतलब कि ऑफ कोर्स कॉस्ट इज़ अ फैक्टर स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे पेम्स है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट, उनके अंदर लोगों को ये डेंटल जो है काफ़ी कम कॉस्ट पे दी जाती हैं फैसिलिटीज़। ऑफ कोर्स जो कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा मैंने ख़ुद भी नोट किया है अब जो है ना फर्दर ट्रेंड ये डेंटल कैंप्स का बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। मेरा अपना इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, वहाँ पे भी अब आई वाज अ पार्ट ऑफ अराउंड 10 to 12 कैंप्स। हमने डिफरेंट जगहों पे जाके, स्पेशली रूरल एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा इतना नहीं है, वहाँ पे कैंप्स लगाए डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। छोटे छोटे बच्चों को हमने एजुकेशन दी, उनकी ट्रीटमेंट की। ATR एक एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक है, उसमें आपको कोई डेंटल इक्विपमेंट टेक्निक नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड एक हैंड पीस होता है, ठीक है, उससे आप बस एक्सकेवेट करें सॉफ्ट जो कीड़ा लगा होता है दांतों में और ऊपर फिलिंग लगते हैं, ठीक है। तो उससे काफ़ी आपके जो दांतों में कीड़ा लगना होता है वो बच जाता है छोटे बच्चों के ना। तो मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा चाहिए कि इसको प्रमोट करें ताकि जो ऐसे एरियाज़ हैं, क्योंकि हम तो अपने शहर में बैठे हुए हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे गांव इस तरह के इलाकों में इतनी नहीं है। बिकॉज एक और बड़ा फ़न फैक्ट है, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में डेंटल स्कूल में एडमिट हुआ था तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल ने बताया था कि डेंटिस्ट टू पॉपुलेशन रेशो पाकिस्तान में उस वक्त 1:17,000 थी। मतलब कि 17,000 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट था, और अब इस वक्त तकरीबन 30,000 हो गई है। मतलब कि एक डेंटिस्ट इज़ देयर फॉर 30,000 पीपल, और ये सिर्फ सिटी की बात है। एक रिसर्च ने शो किया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक डेंटिस्ट फॉर 5 लाख पीपल। मेरा ख्याल है डेंटिस्ट जाना नहीं पसंद करते, डॉक्टर्स जाते नहीं है रूरल एरियाज की तरफ। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे वो भी इशू है। अच्छा, दांत मजबूत कैसे रखे जा सकते हैं? क्या उसके लिए कोई मतलब गाइडलाइंस हैं कि जिसके साथ ज़्यादा अरसे तक दांत गिरे नहीं, कीड़ा नहीं लगे, चमकदार रहें? बिल्कुल ऐसी है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना जो कि हम इन्फोर्स करते हैं दैट इज़ सफाई दांतों की। ये जो 2 टाइम ब्रशिंग वाली है ना हैबिट, ये अगर आप सिर्फ यही रखेंगे एक सुबह और एक रात को, तो आपके मेजॉरिटी जो क्लीनिंग है दांतों की हो जाएगी। आप काफ़ी जो जैसे केरीज है, केरीज इज़ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ पूरी दुनिया में, मतलब दांतों में कीड़ा लग जाता है, उससे आप बचे रहेंगे। उसके अलावा स्केलिंग, जिससे लोग डरते हैं कि जी दांतों की सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, उतर जाएंगे, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपके दांत जैसे अगर साफ़ हैं, अब उसको आपने सफाई नहीं की, ब्रशिंग नहीं की, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसको प्लाक कहते हैं, वो मिनरलाइज होकर कैलकुलस बन जाता है। अब उसको आपने सफाई नहीं की तो ये ब्रशिंग से नहीं उतरेगी ये चीज़, ठीक है। अब यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट, आपको एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है, पेन लेस, पेन फ्री, 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर है, वो करवाएं ताकि आपके दांतों के दरमियान से ये रिमूव हो। बिकॉज क्योंकि ये प्लाक और कैलकुलस स्टोन्स हैं, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाउस करते हैं, तो इससे गम डिजीजेज होती हैं, खून आता है, आपके गम्स नीचे हो जाते हैं, हड्डी का लेवल नीचे हो जाता है, और जब ये उतरवाते हैं तो फिर ज़ाहिर दांत कमज़ोरी होंगे आपके। तो इट्स नॉट बिकॉज कि आपने ट्रीटमेंट करवाई है, इट्स बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस के जो है आप
कि दांत कमज़ोर हुए तो हैं। इसको उतारने से दांत कैसे कमज़ोर हो जाते हैं? जैसे अगर कैलकुलस लगा हुआ है जी। और वो करवाया है तो फिर दांतों का बिकॉज क्या? ओवर टाइम कैलकुलस ने आपके गम की जगह को पकड़ लिया ना। पहले तो आपके गम ने उसको होल्ड किया हुआ था, बोन ने होल्ड किया हुआ था ना, तो अब कैलकुलस उसके इर्द गिर्द आता गया, गम का लेवल नीचे होता गया, बोन नीचे होती गई एंड वो कैलकुलस आ गया वहाँ पे। वो जो एक मतलब कि एबनॉर्मल चीज़ है, नहीं होनी चाहिए मुंह में, तो वो जब रिमूव होगी तो ऑफ कोर्स जाहिर है गम ग्रो कर जाता है लेकिन बोन ग्रो नहीं करती वापस, तो वो उसकी वजह से मोबिलिटी आती है दांत में। ठीक है, ठीक है? तो उस मोबिलिटी की वजह से लोग ये समझते हैं कि दांत हमारे कमज़ोर स्केलिंग हो- की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या हल है फिर कि इससे बचा जाए? इसका हल तो नंबर 1 ये है कि आप 6 मंथली ट्रीटमेंट स्केलिंग करवाएं। सेकेंडली कि अगर आपने स्केलिंग करवाई है, आप बहुत लेट हो गए हैं और आपके दांत कमज़ोर हो गए हैं, देन फिर कुछ होती हैं ट्रीटमेंट, बोन ग्राफ्ट है, बोन प्लेस करके आप गम की सर्जरी करें, गम वापस भी ग्रो हो सकता है, बट वो भी एक सर्टन टाइम तक हो सकता है। उसके बाद फिर आपके पास कोई सर्टन चॉइस नहीं रहती। दांत अगर एक मोबिलिटी की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 3 तक पहुँच जाए तो मतलब कि फिर आपको एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक सेइंग है कि ना, डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंसेस। तो वो उसको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हमारी जो अपनी नेग्लिजेंस है उसकी वजह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लग जाते हैं। अच्छा, वो लापरवाही क्या है जिसकी तरफ आप लापरवाही। इशारा कर रहे हैं कि वो कैसे, वो मतलब क्या करना चाहिए आइडियली कि जिसके साथ सब कुछ ठीक रहे? अच्छा, लापरवाही में नंबर 1 चीज़ ये है कि आप एक तो नंबर 1 2 टाइम्स ब्रशिंग हो। सेकेंडली आप अपने ओरल मुंह के अंदर आप खुद भी देखें कोई ऐसी चीज़ आपको एबनॉर्मल लग रही है कि फॉर एग्जांपल ब्लैक स्पॉट्स हैं आपके दांत के ऊपर जो कि नहीं होने चाहिए, ब्राउन स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा शदीद वाइट हो गए हैं, उसको फ्लोरोसिस कहते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। तो आप कोई ऐसे ब्लीडिंग हो रही है गाम से, कुछ लोगों को खून आता है, मतलब कि ब्रश करते हो लोग समझते हैं नॉर्मल है, ओके, दैट्स नॉट नॉर्मल। उसको जिंजिवाइटिस है कंडीशन का नाम, कि गम्स की इन्फ्लेमेशन है, उसको आप वो ट्रीट करवाएं, वरना नहीं ट्रीट करवाएंगे तो मतलब मेरे ख्याल में कहने का मतलब ये है कि आपको खुद आपकी आंखों को ब्रश कर रहे होते हैं तो यू कैन ओपन योर माउथ एंड चेक कि आपके मुंह में क्या कोई ऐसी चीज़ है, तो यू शुड गो टू द डेंटिस्ट। अच्छा, जब हर बंदा ब्रश करता है और ऑलमोस्ट हर कोई करता है, तो फिर दांतों के मसले होने की क्या नहीं वजह करते है? लोग। अच्छा, नहीं करते। हाँ, नहीं करते। स्टैट्स ज़्यादा यही हैं। लोग हमारे पास आते हैं ना, मतलब कि वो झूठ सा बोलते हैं कि यार हम तो करते हैं, बट जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं डिफरेंट किस्म के, तो फिर पता चलता है कि जो पकड़े जाते हैं कि नहीं, मतलब कि दे आर नॉट रियली फ्रीक्वेंट। जब आप मुंह खोलते हैं तो वो स्टोरी कुछ और होती है। यू गेट माय पॉइंट? कि मतलब कि कोई कह रहा है जी मैं तो दिन में 4 दफ़ा ब्रशिंग करता हूँ, हर खाने के बाद करता हूँ, लेकिन मुंह खोला तो मुंह में तो मतलब स्मेल है एंड प्लाक है, कैलकुलस है, ब्लीडिंग है, कीड़ा लगा हुआ दांतों में। द स्टोरी डजंट कोरिलेट। ठीक है, तो और उसके अलावा आपने बात की, ये कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि यार क्योंकि मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरे तो बड़ी सफाई अच्छी है, उनकी सफाई अच्छी थी लेकिन दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये जेनेटिक है कीड़ा लगना? तो बट इसका कोई लिंक नहीं है, जीन से केरीज का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इट्स योर डाइट, शुगरी फूड, स्टिकी फूड जो कि आजकल हमारी डाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्टिक हो जाता है दांत के ऊपर, वो ब्रश ऑफ सही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम कहते तो यही है कि 2 मिनट ब्रश करें, लेकिन लोग 2 मिनट करते नहीं। अगर आप 2 मिनट लगा के टाइमर ब्रश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है वो। ठीक है, तो इसीलिए 30-40 सेकंड मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए भी हम फिर एडवाइस करते हैं कि यू गो फॉर इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें टाइमर होता है एंड इट्स वेरी गुड कि आपका वो आपको करता है। ठीक है। अच्छा, अब जिंजिवाइटिस जिसका आपने जिक्र किया, क्या वो जेनेटिकली शिफ्ट होता है और उसके होने की वजूहात क्या होती हैं? क्यों गम्स जो हैं उसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, क्यों उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है? जिंजिवाइटिस की डिफरेंट कॉजेज़ हैं। जिंजिवाइटिस नॉर्मली मतलब यही कहते हैं कि मसूड़े आपके जब सूज जाते हैं, ये नॉर्मल लैंग्वेज में, या इन्फ्लेमेशन है गम्स की, ठीक है, उससे खून आता है। इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं, एक तो ये है कि आप बहुत ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं, हार्ड ब्रशिंग है आपकी, ब्रशिंग की टेक्निक सही नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन टेक्निक है, उसे ब्रश नहीं करेंगे आप, ज़्यादा गम्स की तरफ ब्रश कर रहे हैं, गम्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। वो ब्रशिंग टेक्निक क्या है? ब्रशिंग टेक्निक है कि सर्कुलर मोशन में आपने ब्रश करना है, ओनली ऑन योर टीथ सर्फेसेस। ठीक है, गम्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे आप ज़्यादा। ठीक है, बट ये जो टेक्निक्स हैं, इनमें भी क्लासिफिकेशन है कि कुछ लोग जिनकी जो है फॉर एग्जांपल जिनके दांत ज़्यादा गम्स रिसीड हुए होते हैं, उनके लिए क्या है, उनकी डिफरेंट है, लेकिन जो जनरल है वो है कि सर्कुलर मोशन में आपने ब्रशिंग करनी है। लेकिन जिन लोगों के मसूड़े जो हैं बहुत नीचे गए हों, जैसे आपने कहा रिसीड किए हुए हैं,
उनके लिए क्या गाइडलाइन है? उनके लिए ये है कि फिर एक वो एंगल है 45 डिग्री एंगल, उस पर रख के आप ब्रश ऑफ करें, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, ठीक है। तो वो वाला ही है। और उसके अलावा जिंजवाइटिस इज़ रियली कॉमन इन फीमेल इन प्रेगनेंसी। अच्छा। 50% केसेस, मतलब जो स्टडीज़ हुई हैं 50% में जिंजवाइटिस होता है, बट इट इज़ ओवरलुक्ड। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं वो भी कॉज करती हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको हाइजीन अपनी मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ माउथ वॉश हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं जिससे थोड़ी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और उसके अलावा यही है कि आपकी हाइजीन अगर अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है गम्स इन्फ्लेम होंगे। प्लाक कैलकुलस का डिपॉजिट है तो वो गम्स में ही जाता है आपका, गम्स के नीचे सब जिंजुअली डिपॉजिट हो जाता है जो नज़र नहीं आता, तो उससे गम्स आपके इफेक्ट होते हैं। अच्छा डॉक्टर शान सर, आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि प्रेगनेंसी में जिंजवाइटिस, सिर्फ जिंजवाइटिस नहीं, प्रेगनेंसी में दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम आपका जो है वो ज़ाहिर है वो उसका यूजेज कहीं और है। तो आपकी हड्डियों से, अगर आपका कैल्शियम का इंटेक अच्छा नहीं है तो आपकी हड्डियों से और दांतों से ही बॉडी जो है वो कैल्शियम निकाल लेती है फिर, और इस तरफ जो है वो कमज़ोरी होती है। तो इसके बारे में भी बताइए। अच्छा, कि ये फिर अब क्या सूरत हाल होती है? नहीं, इसमें ना दांतों में से कैल्शियम नहीं निकलती, मतलब कि इट्स नॉट, कैल्शियम है नहीं दांत में, मतलब कि ना ये इनेमल है, डेंटीन है, ये लेयर्स हैं इसकी। जो दांतों में सेंसिटिविटी फील होती है दैट्स नॉर्मल, वो प्रेगनेंसी में सेंसिटिविटी इज़ नॉर्मल, जिंजवाइटिस गम्स की इन्फ्लेमेशन इज़ नॉर्मल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके लिए हम कुछ माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं, प्लस कोई ऐसी डेंटल आपकी इन्फेक्शन हो गई है या कि आपको बहुत शदीद पेन है तो वो भी ट्राइमेस्टर वाइज आप सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड के अंदर आपको सिर्फ जो है दांत को हम, फॉर एग्जांपल वो शदीद दर्द है हम उसको ओपन कर देते हैं, पूरी ट्रीटमेंट नहीं करते, इंजेक्शन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो लेके हमें ट्रीट करनी पड़ती हैं। एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके लिए फिर जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनसे फिर मेडिकेशन आप एडवाइस करके, तो सिर्फ पेन किलर सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहती है जब तक द ट्रीटमेंट इज़ नॉट, आपकी प्रेगनेंसी इज़ नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब है कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हों, तो उन्हें अपनी डेंटल हाइजीन को अच्छा मेंटेन कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि एक दफ़ा मेरी ट्रेनिंग में एक पेशेंट आई थी, बट वो इनका बिल्कुल एंड स्टेज थी, तो आई वॉज विद माई सीनियर, तो उनको बहुत शदीद दर्द थी, वो दांत निकलने वाला था, तो शी वॉज लिटरली क्राइंग विद पेन, दांत की दर्द से। तो लेकिन वो मतलब कि वो सर ने कहा था कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है बिकॉज आप बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे हैं अपने प्रेगनेंसी की। तो उन्होंने कहा था कुछ भी करके निकाल दें बस इसको, मेरी दर्द ख़त्म हो। तो सर ने कहा था कि इट विल बी रियली आपके लिए जो है बैड फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर हेल्थ एज वेल फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली इसको ट्रीट मतलब कि हम नहीं कर सके, सिर्फ वो दर्द की दवाई दे दी थी, वो भी सिर्फ, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि दर्द की दवाई तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों के लिए, तो वो आप रिपीट करनी है बस, बार बार वही खानी पड़ेगी, बार वही, तो कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी बात ठीक है कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेंटल चेकअप ज़रूर करवाते रहें और अपनी हाइजीन को ज़रूर मेंटेन रखना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी है कि दांत में दर्द हो तो दवाई ले लें, और आपको पता है कौन सी दवाई लेनी है दांत के दर्द की, और जब दर्द हो तो आप वो दवाई ले लें 4-5 दिन, एंड देन यू ट्रीट योरसेल्फ। हाँ, सो ये जो दांत की दवाई की दर्द की दवाई है, आपके ख्याल में ये इसके क्या असरात पड़ते हैं? अच्छा, दर्द की दवाई का इसमें एक तो नंबर 1 दवाई भी लोग नहीं लेते, ज़्यादातर देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं। अब मैं मतलब कि आई वोंट नेम द पेशेंट ऑफ कोर्स, बट बड़े लर्नर्ड और बड़ी अच्छी एक फोर्सेस में थे पेशेंट। ही केम और ही सेड कि मेरा ऊपर वाले दांत में दर्द थी, मैंने उसके अंदर एक लौंग रख दी, ठीक है, और वो कुछ दिन ठीक रहा है, लेकिन अब वो शदीद दर्द शुरू होगी, अब कुछ करें इसका। तो बट व्हेन आई डिड द एक्सरे तो मतलब कि बात रूट कैनाल तक पहुंच गई हुई थी, ठीक है, कि वो एक फिलिंग से आगे बात चली गई हुई थी, ठीक है, एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चली गई थी, इन्वेसिव ट्रीटमेंट पे चली गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप मतलब कि इसमें ये जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है उसको टाइमली कराना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने दांत की दर्द की दवाई बात की है, वो ये है कि इसमें इट्स जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, टेम्पररी है। हम और ये आपकी किडनीज को इफेक्ट कर रही होती है। ऑफ कोर्स पेन किलर जो है आपकी किडनीज को इफेक्ट करती है, और ये आपको सिर्फ कुछ अरसे के लिए ठीक करेगी, फिर दर्द शुरू हो जाएगी, इससे इन्फेक्शन मजीद बढ़ेगी, दांत बचने की स्टेज से निकल जाएगा, उसको एंड पे निकलवाना पड़ेगा। तो अरे दांत निकलवाना जो है ना वो कोई इतना मसला नहीं लोग समझते। हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं दांत दर्द हो रही है निकलवा दो जाते हैं। सो ये दांत निकलवाना जो है कितना बड़ा जो है निकलवाने का ये है कि अनदर स्टोरी फॉर माय ट्रेनिंग, पेशेंट थी
40s में थी एंड वो उनके दांत काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे इसी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, कीड़ा लगा हुआ है, निकालने वाले थे। और जब हम निकाल रहे थे तो शी स्टार्टेड क्राइंग, तो हमने कहा क्या हो गया? तो कहती हैं कि ये मुझे अभी फील हो रहा है कितनी बड़ी नेमत है और मैंने उसको कितना निगलेक्ट किया है, अब मेरे मुंह में दांत नहीं है, अब मैं खाऊंगी कैसे, हाउ विल आई ईट। तो फिर हमने उनको काउंसिल किया कि आपके दांत, क्योंकि इसमें फिर बन भी जाते हैं, सिंथेटिक जो है ट्रीटमेंट है बन जाते हैं, बट ऑफ कोर्स जो नेचुरल का वो एक है ना वो तो कोई नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है आप किसी भी नेमत का। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि दांत निकलवाना लोग ज़्यादा इजीली समझते हैं, लेकिन वो रिग्रेट बंदे को बाद में फील होता है जब थोड़ा दूर जाते हैं ना, उस वक्त फिर आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होती कि यार सिर्फ आप एक वो उतरने चढ़ाने वाला डेंचर बनवा लें। अच्छा, डेंटल हाइजीन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर शानजर, तो सिर्फ ब्रशिंग आती है क्या उसमें, कि अगर आप 2 वक्त ब्रश करें नाश्ते के बाद और खाने के बाद रात के, क्या दैट्स इट? नहीं, ब्रशिंग नहीं है, उसके अलावा डेली फ्लॉसिंग आपके 80% प्लाक बिल्डअप को रिमूव करती है। फ्लॉस धागे से सफाई करते हैं वो हर खाने के बाद अगर करेंगे तो दांतों के दरमियान जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँचता वहाँ से आपका खाना रिमूव हो जाएगा। तो फ्लॉसिंग, उसके अलावा माउथ वॉश, माउथ रिंजेस, उसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉस्मेटिक होता है, थेरेपेटिक होता है। जो कॉस्मेटिक है, थेरेपेटिक इज़ ओनली व्हेन जब आपको सर्टेन कोई डिजीज़ है मुंह के अंदर, आपको फॉर एग्जांपल बैड ब्रेथ होती है लोगों को, जिंजवाइटिस, उसके लिए हम टाइमली थोड़ी देर के लिए देते हैं, लेकिन मेनली माउथ रिंस भी आप किया करें। टूथपेस्ट की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फ्लोराइड टूथपेस्ट हो कि अच्छे ब्रांड्स की, और ये जो इस मैं कहूँ मेडिकेम के अलावा जितनी भी टूथपेस्ट हैं, बिकॉज मेडिकेम के अंदर स्टीरॉइड्स हैं, स्टडीज़ के अंदर पाया गया स्टीरॉइड्स हैं जो कि आपके दांतों के लिए नहीं अच्छे। तो उसके अलावा कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करें इट्स गुड। आपकी ब्रशिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए, माउथ रिंस हो गया एंड फ्लॉसिंग। तो आई थिंक दीज आर द रियली बेसिक, जो लोग समझते हैं कि यार इससे क्या हो जाएगा, जैसे आपने कहा ना कि ये तो बहुत बेसिक है, इसके अलावा बताएं। असल बेसिक यही है, अगर आप इसी को आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आप डेंटिस्ट के पास जाने की। अच्छा, तो क्या वाकई अब दांतों को कितना अरसे तक सेहतमंद रखा जा सकता है? कोई दांतों की भी कोई एज है कि 50 साल तक रहेंगे या 60 साल तक रहेंगे या 70 साल तक रहेंगे? दांतों की एज तो नहीं है। इनेमल जो है दांत जिससे बना हुआ है ना, इनेमल, ये टफेस्ट आपका सब्सटेंस है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये आपको मीडिएवल हमारे पुराने जो एंसेस्टर्स हैं जैसे एशियंट इजिप्ट्स हैं, उनके जो है ना सिर्फ दांत ही कब्रों में से मिली हैं और उसके ऊपर भी काफ़ी आर्ट और इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसकी कोई एज नहीं है, इट इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग आपका जो क्या कहते हैं सब्सटेंस, और अगर ये टूट रहा है तो उसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई ऐसी कोताही है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है, या डाइट आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी स्टार्ची फूड है, उसकी वजह से अब दांत इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। अब कितना इंटेक ज़रूरी है कैल्शियम का? बच्चे दूध नहीं पीते, ख़वातीन दूध नहीं पीती, ये कितना ज़रूरी है दांतों की सेहत के लिए? ये भी एक मिथ है कि दूध पीने से हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। जी। ये तो बड़ा प्रूवन फैक्ट है बिल्कुल कि कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कैल्शियम की जो इंटेक है वो एक सर्टेन जो अमाउंट है वो उसमें होनी चाहिए, आपकी बच्चों की भी प्लस जो एडल्ट्स हैं उनकी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, बोन्स आपकी वीक होंगी। दांतों पे भी है स्टडीज़ कैल्शियम और विटामिन डी का इफेक्ट, लेकिन नॉट एज मच एज बोन्स पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स विटामिन्स और मिनरल्स, बैलेंस्ड डाइट इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल लैक कर रही है हमारी यंगर जनरेशन के अंदर, जो कि हमारी डाइट है ऐसी। तो ये है बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने कंक्लूड करना है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, लास्ट थिंग यू वुड लाइक टू से? अच्छा, लास्ट थिंग, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक प्रोमोटर हूँ इस चीज़ का, हेल्दी लाइफस्टाइल का, तो डेंटल अवेयरनेस हमारे मुल्क में स्पेशली बहुत कम है। लोग उस वक्त आते हैं जब सिर्फ जी दांत में दर्द है। तो सिर्फ एक शॉर्ट चीज़ ये है कि आप जो है एवरी 6 मंथली बस चेकअप करवा लिया करें किसी भी डेंटिस्ट के पास, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके मुंह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक शायद आपको नहीं पता होंगी। एंड विजिटिंग डेंटिस्ट, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको खा नहीं जाएंगे, आपकी बेहतरी के लिए है। और एंग्जाइटी होती है लोगों को, लेकिन दैट्स माई मैसेज कि अपने दांतों की सफाई जो है 2 टाइम्स, दिस इज़ द बेसिक, आप करें सुबह और रात को, और उसके अलावा आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शानजर, आप साथ रहे। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी
तूने